आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 16 दिसंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे ईरान के साउथ ईस्ट में दो बड़े हमले, सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा जानी नुकसान। साउथ यमन में जंग तेज, नया मिलिट्री ऑपरेशन हुआ लॉन्च। एर्दोगान की भारी बेइज्जती, गजा प्लान से तुर्की लगभग बाहर। यमन के हूथीज फिर हुए लाल, गजा वेस्ट बैंक में हो रहे हमलों को लेकर दी वार्निंग। रूस ने किया बड़ा दावा, अहम यूक्रेनी शहर कुपियांस्क पूरी तरह रशियन कंट्रोल में। और समंदर की जंग में आया बहुत बड़ा मोड़, यूक्रेन ने पहली बार अंडर वाटर ड्रोन से रशियन सबमरीन को ठोका। तो काफी अहम खबरें हैं इस शो में और सब एक एक करके आपके सामने रखने जा रहे हैं। हेडलाइन से ज्यादा खबरें हैं। ईरान के साउथ ईस्ट में दो बड़े हमले हुए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस निशाने पर आ गई हैं। ईरान का बड़ा जानी नुकसान हुआ है। ईरान के साउथ ईस्ट में कल रात हुए दो अलग अलग आर्म्ड अटैक्स में कम से कम 3 ईरानी पुलिस अफसर और एक आम शहरी मारा गया। यह हालात ऐसे वक्त बिगड़े हैं जब मिलिटेंट ग्रुप्स नए अम्ब्रेला के नीचे फिर से रीग्रुप हो रहे हैं। IRGC ने जाहेदान फजान रोड पर आर्म्ड क्रैश की तस्दीक की है। बयान में कहा गया है कि 3 लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल और एक सिविलियन की मौत हुई है। कोस्ट ग्राउंड फोर्सेस के मुताबिक सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। ह्यूमन राइट्स ग्रुप जिसका नाम है हर्ष, उसका दावा है कि फारजान वाला हमला केरमान प्रोविंस के एक चेक पॉइंट पर हुआ, जहां 4 सिक्योरिटी पर्सनल, 2 इंटेलिजेंस अफसर और 2 पुलिस वाले मारे गए। इतनी लंबी चौड़ी इंसानी तबाही, जबकि कई लोग जख्मी भी हुए हैं। ग्रुप ने मौके से वीडियो भी जारी किए हैं। इस दौरान सीस्तान बलूचिस्तान के ईरान शहर में दूसरा टकराव सामने आया। हाल्श के मुताबिक हथियारबंद लोगों ने 3 मिलिट्री व्हीकल्स को निशाना बनाया, जिसमें कई सिक्योरिटी पर्सनल्स के मारे जाने की खबर है। साउथ ईस्ट ईरान में हालात एक बार फिर से तनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। इन इलाकों में कुछ ग्रुप्स लगातार ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस एहलकारों पर हमले करके उनकी जान लेते आए हैं। यमन में हथियारबंद लड़ाई तेज हो गई है। UAE की हिमायत वाले ग्रुप STC ने यमन के साउथ में अपने दुश्मनों के खिलाफ नया मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी STC ने अबियान सूबे में ऑपरेशन डिसाइसिव शुरू करने का ऐलान किया है, जो एक बड़े ऑफेंसिव प्लान जिसका नाम ईस्टर्न एरोज है उसका हिस्सा बताया जा रहा है। तो कई मिशंस के भी सब मिशंस हैं। STC का मकसद साफ है, साउथ यमन के अहम इलाकों पर कंट्रोल और ज्यादा मजबूत करना। इस ऑपरेशन में STC की सिक्योरिटी बेल्ट फोर्सेस, सपोर्ट एंड रीइंफोर्समेंट यूनिट्स और आबियान एक्सिस के एलिमेंट्स शामिल हैं, ग्रुप्स शामिल हैं। यह कदम ऐसे वक्त उठाया गया जब STC हाल के हफ्तों में साउथ यमन में अपनी पोजीशन काफी मजबूत कर चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक STC पहले ही शाबवा सूबे में 21वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड यानी कि मीका 21 पर कब्जा कर चुकी है। साथ ही अल अक्ला ऑयल फैसिलिटी भी STC के कंट्रोल में आ चुकी है। इसके अलावा शाबवा सिटी के कई अहम अर्बन इलाकों पर भी STC का दबदबा बन चुका है। अभियान में शुरू हुआ ये नया ऑपरेशन इस बात का इशारा करता है कि साउथ यमन में पावर स्ट्रगल यानी ताकत की जंग अब और तेज होने वाली है, जहां STC अपने दुश्मनों को साइडलाइन करके जमीनी हकीकत पूरी तरह से अपने हक में मोड़ना चाहती है। कुल मिलाकर यमन में नॉन हुती वाले इलाकों में हालात ठीक नहीं हैं और एक बड़ी खाना जंगी फिर से जोर पकड़ रही है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ यमन के इंटरनल ग्रुप्स की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरब के बीच पनप रहे गुरूर की लड़ाई भी बन चुकी है, जो अलग अलग ग्रुप्स को हथियार और पैसा मुहैया करवा रहे हैं और यही ग्रुप्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं। गजा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है और इस बार तुर्की को सीधा झटका लगा है। एर्दोगान की बेइज्जती हुई है। इसराइली मीडिया के मुताबिक तुर्की को गजा में बनने वाली इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स की बातचीत से बाहर कर दिया गया है। द जेरूसलम पोस्ट ने सोर्स के हवाले से 16 दिसंबर को बताया कि कतर में मंगल को होने वाली मीटिंग में तुर्की को बुलाया ही नहीं गया। ये मीटिंग
अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने बुलाई थी अमेरिकन आर्मी की, जिसमें गजा के लिए प्रपोज्ड इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन पीस कीपिंग फोर्स यानी आईएसएफ पर प्लानिंग डिस्कशन होनी है। इस मीटिंग में 45 मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव्स को इनवाइट किया गया, लेकिन तुर्की का नाम लिस्ट में नहीं था। यह एर्दोगान की खुली बेइज्जती है। इसराइल पहले ही साफ कर चुका है कि वो किसी भी सूरत में तुर्की को गजा की पीस कीपिंग फोर्स यानी जो अमन कायम करने के लिए फोर्स आईएसएफ लाई जाएगी उसका हिस्सा बनने नहीं देगा। किसे? तुर्की को। कौन? इसराइल। अब वही लाइन जमीन पर लागू होती दिख रही है। हालांकि इस मीटिंग को सिर्फ प्लानिंग डिस्कशन बताया जा रहा है, ना इसमें सीनियर लेवल के ऑफिसर्स शामिल होंगे, ना ही यूएस सेंट्रल कमांड के टॉप ऑफिसर्स मौजूद रहेंगे, और ना ही इस बैठक के आखिर में किसी बड़े फैसले की उम्मीद है। लेकिन पैगाम तो बिल्कुल क्लियर है। गजा के पोस्ट वॉर सेटअप में तुर्की को साइडलाइन किया जा रहा है और इसराइल अपनी शर्तें मनवाने में फिलहाल कामयाब नजर आ रहा है। रूस ने एक अहम यूक्रेनी शहर पर कब्जा कर लिया है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद अहम शहर कुपियांस्क अब पूरी तरह रशियन कंट्रोल में है, जबकि हाल ही में यूक्रेन ये कह रहा था कि उसने इस शहर के कई इलाकों को दोबारा अपने कंट्रोल में ले लिया है। रूस के ज़पाद मिलिट्री ग्रुप के हेड लियोनिद शारोव ने रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास को बताया कि कुपियांस्क शहर अब रूस की 6th आर्मी के कंट्रोल में है। रूस का कहना है कि उसने नवंबर में ही कुपियांस्क पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उसके बाद यूक्रेन ने दावा किया कि उसने शहर के कुछ हिस्से और आसपास के 2 इलाके फिर से अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। शारोव के मुताबिक यूक्रेनी फौज के छोटे छोटे ग्रुप रोजाना कुपियांस्क में घुसने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये शहर खार्किव रीजन का एक अहम रेल हब है। रूस ने जोरदार दावा करते हुए कहा है कि शहर के तमाम इलाके पूरी तरह से रशियन फोर्सेस के, रशियन आर्मी के कंट्रोल में हैं। इधर इसके बरक्स ज़ेलेंस्की, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो में कहा कि वो खुद कुपियांस्क एरिया में अपनी फौज से मिलकर आए हैं, वो भी ठीक उसी वक्त जब यूक्रेन ने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स वापस लेने का ऐलान किया था। फिलहाल दोनों के बीच दावों का गेम चल रहा है, लेकिन रूस की फौज लगातार आगे बढ़ रही है, ये भी एक हकीकत है। एक बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। यूक्रेन ने समंदर की जंग में एक नया और सनसनीखेज दावा ठोक दिया है। यूक्रेन का कहना है कि उसने पहली बार अंडर वाटर ड्रोन के जरिए एक रशियन सबमरीन, एक रशियन पनडुब्बी पर सीधा हमला किया। जो समंदर के अंदर ड्रोन चलते हैं उनसे। यूक्रेनी नेवी के स्पोक्सपर्सन के मुताबिक सबमरीन जैसे टारगेट को हिट करना सबसे मुश्किल माना जाता है, और यही वजह है कि इस ऑपरेशन को यूक्रेन रूस नेवल वॉर में एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट बताया जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उसके अंडर वाटर ड्रोन्स ने रशियन नेवी की किलो क्लास अटैक सबमरीन को हिट करके उसे डिसेबल कर दिया। यह हमला रशिया के सबसे अहम बचे हुए ब्लैक सी बेस में किया गया, जहां रशिया ने अपने कई नेवल जहाज इसीलिए शिफ्ट कर रखे थे ताकि वो यूक्रेनी हमलों से बचे रहें। बताया जा रहा है कि ये स्ट्राइक यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस एसबीयू ने अपने खास सब सी बेबी ड्रोन से अंजाम दी, और हमला नोवरोसिस्क पोर्ट में मौजूद सबमरीन पर किया गया। अब कुछ और खबरें गजा से ही वापस चलते हैं हम वहां पर। यमन की हूथी हुकूमत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने गजा और वेस्ट बैंक में बढ़ते ज़ायनिस्ट हमलों पर सख्त वार्निंग दी है। ये उनके असर वाले अल मसीरा टीवी में लिखी हुई खबर है जो आप देख रहे हैं। यमन की फॉरेन मिनिस्ट्री और एक्सपेट्रिएट्स डिपार्टमेंट ने गजा स्ट्रिप और ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक में ज़ायनिस्ट जुर्मों के खतरनाक इजाफे पर गहरी फिक्र जाहिर की है। इस बयान में एक कहा गया है कि इन हालात पर इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूएन की खामोशी शर्मनाक और अफसोसनाक है। यमनी मिनिस्ट्री ने साफ किया कि यमन की लीडरशिप, हुकूमत और आवाम पूरी मजबूती के साथ फ़लस्तीनी आवाम और उनके जायज़ हक के साथ खड़े हैं, और ये सपोर्ट हर कीमत पर जारी रहेगा। बयान में गजा में जारी ज़ायनिस्ट एस्केलेशन और सीज़ फायर की खुली खिलाफ वर्जियों को लेकर सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए। खास तौर पर अल-कस्साम ब्रिगेड्स के लीडर रायद सईद साद को टारगेट किए जाने वाले ताज़ा वाक़ये का जिक्र किया गया। यमन की हुथीज़ की जो हुकूमत साइड में चलती है, उसकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि गजा में जेनोसाइड रुका नहीं है, बल्कि रोज़ाना जारी है। हर दिन दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं, जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। हालांकि उनका डेटा गलत है, दर्जनों में तादाद नहीं रही है, 3, 4, 1, 2 ये होता है। खुद जो फ़लस्तीनी वेबसाइट्स और अखबार हैं वो इसकी खबर देते हैं।
बयान में यह भी कहा गया कि ज़ायनिस्ट एंटिटी अब तक ह्यूमैनिटेरियन एड को गजा में दाखिल होने देने की अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही और ना ही उसने सीज फायर के बावजूद अपनी एग्रेशन और ब्लॉकेट खत्म की है। यमन ने एक बार फिर दो टूक कहा है कि गजा पर हो रहे जुल्म को नजरअंदाज करना खुद एक जुर्म है और फिलिस्तीन के साथ खड़े रहना यमन का एक अडिग और गैर समझौता करने वाला फैसला है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बाकई ने गजा स्ट्रिप में फिलिस्तीनियों के लगातार कत्ल और जारी जेनोसाइड की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि गजा पर लगातार बम्बार्डमेंट जारी है और ज़ायनिस्ट फोर्सेस जानबूझकर ह्यूमैनिटेरियन एड को रोक रही हैं। बाकई के मुताबिक ये हालात इंसानियत के खिलाफ खुला जुर्म है और गजा में जो हो रहा है वो दुनिया के सामने चल रही एक संगीन तबाही है। मुझे लगता है कि मैंने कम वक्त में आपको सारी अहम खबरें डिटेल में देने की जो कोशिश है उसे सही से अंजाम दिया। अगर आपको सही लगा हो तो बता दीजिएगा। हमारा दूसरा चैनल आपकी दुआ से 10 महीने के इंतज़ार के बाद वापस मोनेटाइज हो गया है। दुनिया टुडे उसका नाम है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाइए और वहाँ भी आपको आने वाले दिनों में अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। कम से कम आप उसे अब के लिए सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।